हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधीर कुमार आपके सामने इस एसएससी जेई यूट्यूब चैनल पर आज मैं आपको सॉन्ग के बारे में, जैसे कि पिछले क्लास में आपने बताया था मिल्ड स्टील के बारे में, कैसा उसका इलास्टिसिटी पॉइंट, हुक्स लॉ, प्रोपोर्शनल लिमिट, यील्डिंग पॉइंट, कैसे कैसे उस टेंशन लोड के कारण जो मिल्ड स्टील में होते हैं उसे कर्व के बारे में बताया था। आज मैं आपको टाइप्स ऑफ फेलर इन मेटल के बारे में बताऊंगा कि मेटल जिस तरह का मैंने बताया था इलास्टिक लिमिट तक वो सह पाता है। दूसरा ब्रिटल मेटल जो होता है वो किस लिमिट तक, वो मैंने ग्राफ आपको बताया था इस तरह से कि ये मेरा इलास्टिक लिमिट था, उसके बाद यहाँ तक मेरा ब्रेकिंग पॉइंट आता है जिसमें कि ब्रिटल होता है, यहाँ पर इलास्टिक लिमिट होता है। ठीक, तो आज मैं इसके बारे में आपको बताऊँगा। टाइप्स ऑफ फेलर इन मेटल। टाइप्स ऑफ फेलर दो प्रकार से होता है। पहला एक होता है टेंशन फोर्स में, दूसरा होता है कंप्रेशन फोर्स में। ठीक, तो टेंशन में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी पदार्थ क्या होता है उसको फोर्स दे करके इस तरह से एक्सटेंशन किया जाता है। और कंप्रेशन में क्या होता है, कोई भी पदार्थ को इस तरह से जो को फोर्स दोनों तरफ से सिमिलर डायरेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, उसको कंप्रेस करते हैं, जिससे कारण डक्टाइल मेटल और ब्रिटल मेटल में कितने कितने एंगल पर वो शियर होता है वो हमारा दिया हुआ। और ये जो डक्टाइल मेटल है वो 45 डिग्री पर मेरा क्या होता है, शियरिंग होता है, जो कि इस तरह से देखते हैं। जो पदार्थ जब टूटता है दो भाग में तो इस तरह से मेरा एक एंगल बनता है, वो डक्टाइल मेटल के लिए बनता है। दूसरा बात ब्रिटल मेटल। ब्रिटल मेटल में जो मेरा एंगल बनता है, जब कोई भी पदार्थ जब दो भाग में टूटता है उस समय, तो यहाँ पर 90 डिग्री में टूटता है। अब हम देखेंगे कंप्रेशन में कि कंप्रेशन में कैसा ये बिहेवियर करता है। तो ये डक्टाइल मेटल, कोई भी मेटल को हम कंप्रेस भी कर सकते हैं, किसी भी मेटल को हम टेंशन भी कर सकते हैं, मीन्स उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो हम डक्टाइल में देख रहे हैं, जब मेटल रहता है तो वो कंप्रेस 90 डिग्री पर होता है, वो जो कि शियर फोर्स का डायग्राम देखा जाता है। और यहाँ पर जो मेरा है ब्रिटल मेटल में, ये 45 डिग्री पर कोई कंप्रेस होता है जिसमें कि उसका शियर टूटता है, मतलब कि उसका फ्रैक्चर पॉइंट आता है। तो इस पर हमने 45 डिग्री और ये 90 डिग्री पर, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि डक्टाइल मेटल यदि टेंशन में हो तो कितने डिग्री पर वो शियर स्ट्रेस होता है, मीन्स कि शियर होता है वो 45 डिग्री पर, यदि कंप्रेशन होता है तो 90 डिग्री पर, यदि ब्रिटल होता है टेंशन में तो 90 डिग्री पर। यही चीज़ यदि कंप्रेशन में रहेगा तो ब्रिटल मेरा 45 डिग्री पर होता है। अब हम देखेंगे हुक्स लॉ। हुक्स लॉ मेरा फार्मूला जैसे कि हमने पढ़ा था, हुक्स लॉ कहाँ तक लिमिट है वो बताया था हमने, ओ से ए बताया था आपको, प्रोपोर्शनल लिमिट, यहाँ पर एक इलास्टिक लिमिट आता है। तो इलास्टिक लिमिट तक मेरा क्या होता है, हुक्स लॉ वैलिड है। एक शियर स्ट्रेस का एक फार्मूला होता है, शियर स्ट्रेस इक्वल टू होता है सिग्मा इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू शियर स्ट्रेन। यहाँ पर मेरा स्ट्रेन है जो कि ई से डिनोट किया गया, यंग्स मॉडुलस है जो कि इलास्टिसिटी से मेरा सूचित किया जाता है। ई उसको देखते हैं, जैसे कि देखते हैं इसका, यदि शियर स्ट्रेन निकालना चाहें तो क्या होगा, सिग्मा इक्वल डबल ई, तो ई का वैल्यू हम लिखेंगे तो क्या होगा, सिग्मा बाई ई, मल्टीप्लाई तो मेरा डिवाइड में जाएगा। ये तो इसका यूनिट भी हमें क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक प्रकार से स्ट्रेस है, ये भी क्या है, एक प्रकार का स्ट्रेस है जो कि इलास्टिक मॉडुलस इलास्टिसिटी कहलाता है। इसका भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दोनों एक ही यूनिट है, वो हमेशा क्या आएगा, एक नंबर आएगा। तो इसका स्ट्रेन का यूनिट क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। यहाँ पर हम देखते हैं
इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में फॉर प्रोड्यूस्ड डिफॉर्मेशन इन स्ट्रेस। स्ट्रेस जैसे कि मैंने बताया था कि किसी एक प्रकार का क्या होता है, प्रेशर होता है, ठीक। तो वो इलास्टिक कांस्टेंट फॉर प्रोड्यूस्ड डिफॉर्मेशन इन स्ट्रेस। डिफॉर्मेशन स्ट्रेस के कारण क्या होता है दोस्त, उसमें डिफॉर्म होने लगता है मेरा बॉडी, टूटने, डिफॉर्मेशन कहने का मतलब टूटने के प्रयोग में, ठीक। तो ये मेरा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसका फार्मूला होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल मीन्स कि लॉन्ग, लेंथ, जितना लंबाई हो गया मेरा, इसको लॉन्गिट्यूडनल बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल। और ये मेरा हो जाएगा लेचरल, इसको बोलते हैं लेचरल। इस टाइप का लेंथ को मैंने लेचरल बोला। इस टाइप का जो फ्लैट एक्स एक्सिस में होता है वो मेरा लॉन्गिट्यूडिनल हो जाएगा। लेचरल मेरा वाई के फॉर्म में आएगा, ठीक। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। और यहाँ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, रिजिडिटी मीन्स सॉलिड, कि उसमें कितना सॉलिड का फोर्स है, ठीक। यहाँ पर शियर स्ट्रेस है, तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में शियर स्ट्रेस बाय होता है शियर स्ट्रेस। जहाँ भी रिजिडिटी आएगा याद रखना आपको कि शियर स्ट्रेस वहाँ पर होगा। बहुत सारे शिक्षक बताते हैं और बहुत सारे हम क्या होते हैं बच्चे भूल जाते हैं इस फार्मूला को। तो इस ये तीनों फार्मूला है दोस्त जो कि बहुत ही इस्तेमाल में होने वाला है और एग्ज़ाम में हमेशा पूछने वाला है। तो इस चीज़ को कैसे याद करना मैं उसके बारे में बताता हूँ। बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस होता है K इक्वल टू डायरेक्ट स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। जितना भी दिया हुआ नीचे में मेरा जो डिनोमिनेटर वो सब क्या है, स्ट्रेन 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 स्ट्रेन। अंतर क्या है, यहाँ पर शियर है, यहाँ लॉन्गिट्यूडिनल है। बल्क मॉडुलस में डायरेक्ट स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये हमें हमेशा याद रखना है, बल्क मॉडुलस इक्वल टू डायरेक्ट स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अगला है पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो क्या होता है, पॉइजन रेशियो मेरा होता है लेचरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लेचरल मैंने क्या बोला था कि ये वाई एक्सिस मीन्स कि वर्टिकली होता है, ये वर्टिकली लाइन में होता है, ठीक। लॉन्गिट्यूडिनल मेरा एक्स जो कि हॉरिजॉन्टली होता है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म लेंथ में। तो उसी को हमको क्या करना, डिवाइड कर देना उससे, तो मेरा आएगा पॉइजन रेशियो वैल्यू। अगला देखिए पॉइजन रेशियो का वैल्यू हर मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि यहाँ पर म्यू का वैल्यू 0 से लेकर 0.5 है। म्यू का वैल्यू 0 से लेकर 0.5 फॉर यूनि एक्सियल लोडिंग, फॉर यूनि एक्सियल लोडिंग। म्यू इक्वल टू 0 फॉर कॉर्क, म्यू इक्वल टू 0.5 फॉर परफेक्टली प्लास्टिक। जो प्लास्टिक जिस तरह से मेरा ये पेन है वो एक परफेक्टली प्लास्टिक है, उसमें क्या होता है, इसका वैल्यू क्या होगा दोस्त, म्यू का रेशियो हमेशा वैल्यू 0.5 होगा फॉर परफेक्टली प्लास्टिक, अदरवाइज वो प्लास्टिक नहीं होगा। यहाँ अगले 3 फार्मूला है जो कि इसी फार्मूला से हमारा इस्तेमाल होकर आया है, ई, जी और के। यहाँ पर देखते हैं ई और के का वैल्यू इस्तेमाल है, यहाँ पर ई और जी का इस्तेमाल है, यहाँ पर ई, के, जी, ये तीनों का इस्तेमाल है। तो ये जो मैं आज बता रहा हूँ ये हमारे जो सोम का क्वेश्चन है या सोम का जितने प्रॉब्लम होंगे ये हमारा एक बेसिक फार्मूला है जो कि आपको हमेशा याद होना चाहिए। कहीं भी इस्तेमाल यदि इसका एप्लीकेशन आएगा तो वहाँ पर आपको ये स्ट्रेस निकालना होगा। तो ये E इक्वल टू 3 के इंटू 1 माइनस 2 म्यू। तो यहाँ पर ये के मेरा क्या है दोस्त, ये मेरा बल्क मॉडुलस, उसका इस्तेमाल करेंगे 1 माइनस 2 म्यू। म्यू क्या है मेरा यहाँ पॉइजन रेशियो का वैल्यू। फिर E इक्वल टू 2G इंटू 1 प्लस म्यू। यहाँ पर G क्या है मेरा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जी यहाँ इस्तेमाल हो रहा, तो आपको याद रखना G फॉर रिजिडिटी। इलास्टिसिटी से ये हमें याद रखना है, बल्क के यहाँ इस्तेमाल हो रहा, तो के का फार्मूला याद रखना है डायरेक्ट स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। उसके बाद एक फार्मूला आता है E इक्वल टू 9 kg बाय 3K प्लस जी। हमें याद रखना 3 3 जाना है, ऊपर में मल्टीप्लाई होता है इससे
और जी जोड़ में यहाँ पर, ये चीज़ हमेशा याद रखना पड़ेगा, बहुत सारे भूल जाते हैं। E = 9 kg/3 के प्लस जी। इसके बाद अगले जो टॉपिक में चलेंगे दोस्त, उसमें हम इसके न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। और आपको इस टॉपिक से कोई भी दिक्कत हो तो ज़रूर हमें बताएं और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और जब पढ़ते हैं तो हमेशा कॉपी लेकर के पढ़ें, ताकि आपको इसको लिखने की ज़रूरत हो तो लिखिए, क्योंकि बेसिक है ये, आप नहीं जानेंगे तो बाद में आपको क्वेश्चन में दिक्कत होगा। और इस तरह से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यदि कॉपी नहीं अभी आपके पास तो अगले क्लास अभी हम तुरंत अभी इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका न्यूमेरिकल्स के बारे में, कुछ क्वेश्चन देखेंगे कैसे इसका क्वेश्चन आता है इसका एप्लीकेशन से। तो हमारे अगले क्लास में इसके न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। हेलो दोस्त, यहाँ पर स्वयं का आज मैंने क्वेश्चन लिया है, जो कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का बुक आप देख सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फॉर कंपटीशन, आर.के. जैन का किताब है ये। मैं आपको आज स्वयं का क्वेश्चन जो मैंने बेसिक आपको अब तक पढ़ाया उसका क्वेश्चन 1 से 13 तक मैं आज बताऊंगा, जिसमें कि स्ट्रेन इज डिफाइंड। मैंने आपको बताया था स्ट्रेन क्या होता है, उसका ऑप्शन आपका दिया हुआ है, चेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया टू एरिया, फिर एनी वन ऑफ द अबव। जैसे कि मैंने बताया चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, तो इसका जो यूनिट होता है यूनिट लेस होता है, तो आपका हो सकता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी हो सकता है, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन एरिया बाय ओरिजिनल एरिया, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो ये सभी में फॉर ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, इसका क्या होगा, ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी। हुक्स लॉ गुड होल्ड अप टू, मैंने बताया था हुक्स लॉ कहाँ तक है, तो मैंने आपको बताया लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिससे ओ से ए तक हम लिखते थे, इसका ऑप्शन बी। मॉडुलस इलास्टिसिटी, ई को हम सूचित करते हैं जैसे यंग्स मॉडुलस, उसका मैंने आपको फार्मूला बताया था। तीसरा क्वेश्चन जिसमें बोलता है, मैंने आपको अभी तुरंत बताया था, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। फिर इसके बाद चौथा क्वेश्चन बोलता है यंग्स यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस। मैंने बताया था जितने भी होल्ड होंगे इलास्टिक लिमिट, जो फार्मूला मेरा नाम है ई जी के, सभी का वैल्यू ई फॉर यंग्स मॉडुलस, जी फॉर रिजिडिटी, ई जी के फॉर बल्क मॉडुलस, जितने भी होंगे स्ट्रेस सबका यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होगा। तो इसका यूनिट क्या होगा दोस्त, यूनिट पांचवा का ऑप्शन में क्या, सॉरी चौथा, यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस इज केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे यहाँ पर केजी आपका एक जो लोड बताता है उसके लोड के रूप में बताया गया यहाँ पर केजी, जो कि यदि केजी नहीं रह करके न्यूटन भी हो सकता है, जो कि फोर्स रहेगा पर मीटर स्क्वायर, या केजी पर मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी ये रहेगा। लेंथ या यूनिट मेरा सेंटीमीटर का स्क्वायर हो सकता है, फीट स्क्वायर हो सकता है, जितने भी रहेंगे एरिया के फॉर्म में डिनोमिनेटर में होंगे। पांचवा देखते हैं, डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज नॉन एज लीनियर स्ट्रेन। लीनियर स्ट्रेन मैंने बताया था जो भी चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। उसके बाद छठा मेरा इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, मान लीजिए कि ये इक्वल फोर्स यहाँ पर बोल रहा है, तो एक फोर्स मैंने इस इधर से स्ट्रेच किया, एक्सटेंस किया, फिर एक फोर्स मैंने इक्वल, यदि हम एफ का वैल्यू 10 लेंगे वही इधर भी 10 न्यूटन, यदि इधर 20 तो इधर भी 20 सेम लेंगे तो क्या होगा, ये बॉडी का एक्सटेंशन होगा, बॉडी का एक्सटेंशन होगा। इस तरह से मेरा वो कहलाएगा टेंसिल फोर्स। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, टेंसिल स्ट्रेस।
छठा का ऑप्शन बी, पांचवा का ऑप्शन था आपका सी। आइसोट्रॉपिक, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, 11th-12th में पढ़ा जाता। आइसोट्रॉपिक एक मटेरियल का या जो सॉलिड स्टेट में होता है उसका एक प्रॉपर्टीज होता है कि वो क्या होता है, सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में उसका वैल्यू क्या होता है, एक ही जैसा होता है। वो प्रॉपर्टी क्या होता है, सभी जगह वो सभी एक्सिस में एक ही प्रकार का अपना डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज दिखाता है। इस तरह के वस्तु को, ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, आइसोट्रॉपिक। वो उसका ऑप्शन सी है। आठवां बोलता है, कल मैंने आपको कर्व के बारे में बताया था जिसमें कि मिल स्टील बोलता है कि लोडेड बाय, यदि लोड दिया गया है उसमें और लोड को हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक। तो वो क्या होता है, एक जगह एक इलास्टिक लिमिट जब क्रॉस करता है तो कोई भी चीज़ इलास्टिक लिमिट तक ही वो इलास्टिक होता है, अदरवाइज उसके बाद मेरा ब्रेकिंग पॉइंट आता है, यील्ड पॉइंट आता है, अल्टीमेट स्ट्रेस उससे आगे नहीं बढ़ पाया, उसके बाद मेरा डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है, ठीक। तो इसका ऑप्शन डी होगा, जिसमें इंक्रीजली इन फॉर्म टेस्ट एंड देन इंक्रीज रैपिडली। उसके बाद क्या होता है, उसका एक्सटेंशन होता है जो कि बढ़ जाता है रैपिडली। नौवां में दिया गया है यहाँ पर फिगर बिलो शो द रिलेटिव पोजीशन ऑफ ग्राफ। यहाँ पोजीशन ऑफ ग्राफ का बताया गया है बिटवीन स्ट्रेस एंड फॉर डिफरेंट मटेरियल के, जैसे कि आपका दिया हुआ सॉफ्ट ब्रास, कोल्ड स्टील, लो कार्बन एंड मीडियम कार्बन स्टील। इसमें क्या क्या हीट ट्रीटेड किया गया है, मतलब कि उसमें से हीट को जब एक आप पढ़ेंगे जाकर के मेट्रोलॉजी में, उसमें क्या होता है, किसी भी एक मटेरियल को यदि उसमें स्ट्रेस को, फैटिग को ख़त्म करना है तो उसको एक ऐसे निश्चित तापमान पर उसको क्या किया हीट किया जाता है, हीट ट्रीटेड किया जाता है। इसका बहुत सारा टाइप होता है, उसके बाद उसका स्ट्रेस को रिमूविंग किया जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं फिगर में पूछता है, इन द फिगर गिवन कर्व ए इज़ फॉर, कर्व ए मेरा क्या है, मीडियम कार्बन स्टील का हीटेड किया जाता है, जिसपे उसका ये ग्राफ ऐसा हमें यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग फॉर्म में पता होता है। दूसरा पूछता है कर्व बी, कर्व बी का कौन कौन से मटेरियल का, उसी को हमको बताना है कि कौन किसके मटेरियल के लिए है। तो कर्व बी जो है कोल्ड रॉड स्टील के लिए जो बी है मेरा। यहाँ पर 11वां क्वेश्चन आपका पूछता है कि लो कार्बन स्टील के लिए सी मेरा है। 12वां पूछता है सॉफ्ट ब्रास के लिए मेरा कौन सा, डी है। 13वां पूछता है आपका जी क्या है मेरा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रिजिडिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो। मैंने आपको बताया था रिजिडिटी को जी इसमें आ रहा है तो रिजिडिटी फॉर जी, तो जी बराबर बताया था शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन। तो इस तरह से मेरा फार्मूला आ जाएगा जी इक्वल टू शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन। तो दोस्तों आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम होगा इस तरह से क्वेश्चन में तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं, और मैं आपको अगले क्लास में इसका अगले टॉपिक पर चलेंगे। इस तरह से यहाँ 13 तक मैंने आज को आपको बताया, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करूँगा जब मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊँगा। टॉपिक के साथ मैं आपको क्वेश्चन भी कराया करूँगा, जिससे कि आपका कोई भी किसी प्रकार का कंसेप्ट में प्रॉब्लम ना हो। यदि आपको कुछ यदि समझ में नहीं आता है या किसी प्रकार का दिक्कत होता, डाउट हो, तो आप हमें कमेंट करें, और अधिक से अधिक इस यूट्यूब चैनल एसएससी जेईई मैकेनिकल एस्पिरेंट को अपने दोस्तों को बीच में फैलाएं, ताकि जिन्हें ज़रूरत है वो वहाँ तक पहुँच सके और इस हमारे चैनल को बहुत से बहुत लाभ ले सकें। तो मैं आपका इस क्लास से विदा लेता हूँ, और अपने इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे से, ताकि कोई दिक्कत ना हो। ज़रूरत नहीं इसको डायरेक्ट एनिकल